बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक करने जा रहे हैं। अगर इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं तो ये क्वेश्चन आता है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है एक्चुअली बहुत ही आसान है। बाकी जो है इसकी वर्डिंग जहाँ कहीं से भी आप पढ़ लेंगे आपको ज़रा कॉम्प्लेक्स मिलेगी, तो वर्डिंग इसकी जो है तंग करती है। लेकिन आज हम इसको यहाँ बहुत ही अच्छे से और एक आसान से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है क्या। एक्चुअली ये दो बंदे हैं जिन्होंने ये प्रपोज़ किया था, एक हार्डे और एक ये प्रोफेसर वेनबर्ग, यानी इन दोनों ने इस थ्योरम पे काम किया था। इनका मकसद क्या है, स्टेटमेंट भी पहले यहाँ लिखी हुई है, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, फिर स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। इन्होंने कहा था कि लेट्स सपोज अगर ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया जेल। इट्स मीन कि अगर ये पॉपुलेशन यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से बंद है, ना कुछ बाहर से आ रहा है ना ये कहीं बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से बाउंड है, तो कह रहा है कि ये इस पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन है जो है नहीं हो सकती, इसके जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज नहीं आ सकती जब तक बाहर से कोई फैक्टर आके इनको डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे उसने कहा है कि म्यूटेशन है, जीन फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये हार्डी और प्रोफेसर वैनबर्ग कहते हैं कि जब कोई चीज़ बाहर से भी यहाँ से नहीं आएगी और ना ही अंदर से कोई चीज़ जो है बाहर जा सकती है, तो यहाँ पे कोई एवोल्यूशन नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई एवोल्यूशन नहीं होगी, सिर्फ सिंपल सी ये चीज़ है। हार्डी वैनबर्ग थ्योरम का अगर मैं निचोड़ सारा निकाल के आपके सामने रखूँ तो ये बनता है कि ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से ना कोई इंडिविजुअल बाहर जा रहा है ना कोई इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस नतीजे में उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन नहीं हो सकती और उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसकी जो जेनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। स्टेटमेंट के ऊपर मैं फिर बाद में आऊँगा। पहले ये जो जीन फ्लो माइग्रेशन है, इन चीज़ों को मैं आपको समझा दूँ। यहाँ आप देखें तो म्यूटेशन है, म्यूटेशन हमें पता है कि डीएनए के अंदर अगर चेंज आ जाए हम इस चीज़ को म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब है कि हमारे पास है दो पॉपुलेशन है, एक ये वाली पॉपुलेशन और एक ये वाली पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ए और ये पॉपुलेशन बी। अब ये दोनों मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, अब ये अपनी ये जो है लोकेलिटी के अंदर रह रहे हैं, ये अपनी लोकेलिटी के अंदर रह रहे हैं। अब जीन फ्लो का मतलब है कि इसका कोई एक इंडिविजुअल उठ के इस पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन में आ गए, तो ये जीन फ्लो करके इंडिविजुअल खुद तो आया ही है ना, साथ अपने जीन्स भी ले आया है, तो ये जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाना ये जीन फ्लो कहलाता है। और ये जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाता है तो साथ जो है वो नए जीन्स लेके जाता है इस पॉपुलेशन के अंदर, जो कि एवोल्यूशन का बाइस बनते हैं। तो अगर जीन फ्लो हो जाए तो हार्डी वेनबर्ग कहते हैं कि हमारा थ्योरम जो है वो फेल हो जाता है। ये फैक्टर है, इसीलिए उसने इनको फैक्टर्स का नाम दिया है कि ये वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे थ्योरम को गलत साबित कर सकते हैं, हमारे थ्योरम की नफ़ी कर सकते हैं। म्यूटेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है, हमारी बुक के अंदर बिल्कुल सादा सी एक बात लिखी गई है कि स्पॉन्टेनियस चेंज अगर आ जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सडन कोई चेंज आ जाए जो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है पॉपुलेशन के अंदर वो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले वो एक जगह पॉपुलेशन पर रह रहे हो और वहाँ से कोई एक इंडिविजुअल उठ के यानी किसी दूसरी जगह पे चला जाए और यहाँ पे वो अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर दे और एक नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवा दे, इस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इस चीज़ को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर कुछ ऑर्गेनिज्म को चूज़ कर लेती है जो फिटेस्ट होता है और बाकी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। जो चूज़ हो जाते हैं उनको मौका मिलता है कि वो आगे नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकें। ये भी जो है हार्डी वैनबर्ग थ्योरम को नेगलेक्ट करता है। उसके बाद नॉन रैंडम मेटिंग है यानी इसका मतलब है कि यानी नॉन रैंडमली मेटिंग जो है उससे नए नए ट्रेड्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। तो ये वो सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी वैनबर्ग थ्योरम को जो है वो गलत साबित करते हैं।
उन्होंने ये थ्योरम दे के एंड पे कह भी दिया है कि ये वो फैक्टर हैं जो इस हमारे थ्योरम को उनका बेड़ा गर्क करेंगे, उसको ख़राब करेंगे। म्यूटेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, नॉन रैंडम मेटिंग है। तो ये ऐसे 5 फैक्टर हैं जो हार्डे वैनबर्ग ने यानी दोनों ने बताए थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये 5 के 5 लॉ किसी पॉपुलेशन में अप्लाई हो जाएं, यानी इनमें कोई एक भी हो जाए, तो हमारा जो लॉ है वो फ्लॉप हो जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं। अब मोस्टली बच्चों को जो है वो फैक्टर्स ये समझ ही नहीं आते, ये स्टेटमेंट समझ नहीं आती और इस थ्योरी के पीछे भाग पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, मैंने कहा था कि ये एक पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन के अंदर से ना कोई इंडिविजुअल बाहर जा सके और ना ही कोई इंडिविजुअल इसमें आ सके, तो इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं होगी। तो ये जो यानी यहाँ जो लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, 20 रह रहे हैं, यानी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका जेनेटिक मेकअप चेंज होने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको। आपकी बुक में लिखा हुआ है अनटिल जो है वो अदर एजेंट अदर दैन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कुछ अदर एजेंट्स, वो यही तो वो एजेंट्स हैं। तो यही वो फैक्टर हैं जो हार्डी वैनबर्ग कह रहा है कि अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी आ गया तो हमारा जो लॉ है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारा लॉ गलत हो जाएगा। इसीलिए ये हार्डी वैनबर्ग थ्योरम के फैक्टर्स हैं, फैक्ट करते हैं उसको। अब ज़रा आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इट स्टेट्स दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पोल। अच्छा, मैंने कहा था ना कि एवोल्यूशन नहीं आ सकती। एवोल्यूशन कब आती है? जब हमारे डीएनए के अंदर कोई चेंज आती है, डीएनए के अंदर चेंज आती है, ठीक है। डीएनए के अंदर जब चेंज आती है हम कहते हैं कि यानी हमारे जीन्स के अंदर चेंज आती है, जीन्स के अंदर आती है तो हम कहते हैं कि अलील्स के अंदर चेंज आती है, ठीक है। तो जीन्स अलील्स एक ही बात हो गई। तो इट स्टेट्स दैट frequencies of alleles and genotype in a population gene pool remain constant। वो कांस्टेंट ही रहता है, जैसे कि मैंने अभी इधर बात की है कि ना कि बाहर जाए ना कि बाहर से अंदर आए, वही अगर वो है तो वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा जी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अनलेस था कि एक्टेड अपॉन द एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कुछ अदर एजेंट्स जो हैं उसको आके डिस्टर्ब ना कर दें, तो इसका जो जीन पोल है वो कह रहा है कि जो जेनेटिक पोल है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम ही रहेगा। तो ये जो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं? यही वो एजेंट्स हैं। म्यूटेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, नॉन रैंडम मेटिंग है। तो तो ये बिल्कुल आसान, जो मैं सारे हार्डी वैनबर्ग थ्योरम का निचोड़ निकाला है, एक बिल्कुल कह लें कि सादा अल्फाज में ये इस थ्योरम का निचोड़ है। हार्डी वैनबर्ग थ्योरम कहीं से भी पढ़ेंगे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो अगर ना यहाँ कोई इंडिविजुअल आ रहा है ना यहाँ से जा रहा है, इट्स मीन कि नो एवोल्यूशन, नो डीएनए के अंदर चेंज, नो जीन्स के अंदर चेंज और नो अलील्स के अंदर चेंज। तो यही उसने बात यहाँ स्टेटमेंट के अंदर भी की है कि इट स्टेट्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पोल रमेन कांस्टेंट जनरेशन ऑफ जनरेशन, यानी इनके अंदर चेंज नहीं आती, ना डीएनए के अंदर, ना जीन के अंदर, ना अलील्स के अंदर, अनटिल वहाँ से कुछ बाहर ना जाए ना कुछ वहाँ से एंट्री हो किसी चीज़ की। तो ये स्टेटमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ हार्डी वैनबर्ग थ्योरम की एक इक्वेशन है। मोस्टली बच्चे इसमें गड़बड़ होते हैं कि ये p प्लस क्यू इज इक्वल 1 किस तरह है, और पी स्केयर और जो है प्लस 2pq प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल 1 ये किस तरह है। तो ये बहुत ही सादा से तरीके से यहाँ आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा आज आपको। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप एंड अलील इन अ पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन की जीनोमिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी हो, ये आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपकी बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगी p प्लस क्यू इज इक्वल 1, ठीक है। तो छोटी छोटी क्लासेस में आपने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल जो भी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2pq, इस तरह उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसको कह सकते हैं। अगर इसको मैं खोल के लिखूं पी स्केयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्केयर, यानी इस तरह लिख सकते हैं ना। अगर ए बी इज इक्वल 1 हो तो इसको फार्मूले के मैथ के अंदर ये बहुत कॉमन सा फार्मूला है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल जो भी है 1। तो ये उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसी मैथमेटिकल स्टेप के अकॉर्डिंग ये आ गया पी स्केयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल 1। तो ये इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। तो अच्छा, अगर देखें कि p प्लस क्यू इक्वल 1 है तो p प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल
वन, यानी ये किस तरह बना है, ये यहाँ सारे इसके स्टेप लिखे हुए हैं। पी प्लस क्यू इज इक्वल वन, तो पी प्लस क्यू सारे का स्केयर हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल वन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इधर वन। ये वही फार्मूला आ गया जो बुक में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ देखें, पी जो है इसका क्या मतलब है, पी का मतलब है ए जो डोमिनेंट अलील है, और क्यू जो है वो है ए जो रिसेसिव अलील है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल वन, या वन माइनस क्यू इज इक्वल पी, या वन माइनस पी इज इक्वल क्यू जो है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में आप समझ सकते हैं इसको। टोटल प्लांट्स जो हैं वो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। टोटल प्लांट्स जो हैं वो 500 दिए गए हैं, ठीक है। अब उनमें से ये हमारे पास जो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट हैं वो 320 हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो हैं वो 160 हैं, और जो हैं वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव जो हैं वो 20 हैं। अगर हमने इनकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी हो, हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ जीन्स या टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स, नंबर ऑफ़ जीन्स कितनी है 320, और टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स कितनी है 500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.64 जो है वो आ जाएगी हमारे पास जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स की ए की, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की, तो वो हमारे पास आ जाएगी 160 और 500, 0.3 टू जो है वो आ जाएगी हमारे पास ए, यानी ए रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट एलील को, और ये रिसेसिव एलील को, तो ये इसको हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का नाम देते हैं। तो अगर ये हमारे पास जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसकी बात की जाए तो 20 ओवर 500 0.04%, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तो आ गई सीधी सी सिंपल सी बात सी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हमारे पास। अगर अब हमने एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की आ गई 0.64 जो है, उसके बाद आ गई हमारे पास हेट्रोजाइगस की 0.32, और ये हमारे पास ए की आ गई 0. होमोजाइगस रिसेसिव की 0.04, ठीक है। अच्छा जी अच्छा अगर इसमें एक की बात कीजिए ना, एक की, तो एक की जो है वैल्यू आपके पास 0.32 बनेगी। ये दो है ना, ये डिप्लॉयड है। अलील हमेशा जो है वो पेयर जोड़े की शक्ल में पाई जाती हैं, ये आपने याद रखना है। अलीलिक फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैपिटल ए ये दोनों हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमिनेंट अलील को, ये 320 थे ना, ये देखें, तो हमारे पास अलील हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है। देखें एक और ये दो, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम आपके पास आ जाएगा 640, ठीक है। इसी तरह हेट्रोजाइगस 160 थे ना, अब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये देखें ये होमोजाइगस डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट एक है और रिसेसिव भी एक है। यहाँ दो नहीं, यहाँ तो दो थी ना, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक है, लिहाजा हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी 160, ठीक है। अब ये दोनों जो है हमारे पास डोमिनेंट होमोजाइगस जो हैं वो आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ डोमिनेंट अलील्स हमारे पास कितनी है, होमोजाइगस नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ़ डोमिनेंट अलील्स हमारे पास आ जाएंगी 640 प्लस 160, ये टोटल 800, और ये 0.8% बनता है आपके पास। ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए अलील्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो आपके पास रिसेसिव होमोजाइगस हैं वो 20 है ना, 20 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि यहाँ भी देखें ये दोनों एक तरह की लील हैं, एक और एक दो, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा आपके पास, ये 0.4% आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमारे पास लीलिक फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आ गई। अब ये क्या चक्कर है, हम हार्डी वैनबर्ग इक्वेशन के अंदर भी इसको पुट करके देखेंगे। यहाँ उसने जो चीज़ लिखी हुई है क्या वाकई ही ये एक के बराबर होता है। मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये पता नहीं एक क्यों लिखा है, एक के बराबर ये होता भी है या नहीं। तो मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा पी प्लस क्यू इज इक्वल वन, ये वाकई ही वन के इक्वल है, और पी स्केयर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल वन, ये वाकई ही वन के स्केयर है। अभी जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको हम पुट करेंगे अभी इधर। अच्छा जी, पी स्केयर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्केयर तो वन, नाउ पुटिंग इन द वैल्यू। अब देखें जी, पी स्केयर पी दो है ना, इसका मतलब है ए को हम दो दो दफ़ा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने पीछे बात की थी पी किसके इक्वल है, ए के, और क्यू किसके इक्वल है, स्मॉल ए के। पी कैपिटल और स्मॉल क्यू जो है वो स्मॉल ए के, यानी पी डोमिनेंट अलील और क्यू रिसेसिव अलील। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, आंखें बंद करके मैं डोमिनेंट, क्योंकि पी दो दफ़ा है ना, स्केयर है ना, तो दोनों अलील दो दफ़ा लिख दूँगा, प्लस 2 पी क्यू है ना, पी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू स्मॉल ए को, तो यहाँ मैं लिख दूँगा 2a, ठीक हो गया। और ये क्यू स्केयर, क्यू का मतलब है स्मॉल ए, तो ये दो दफ़ा स्मॉल ए इज इक्वल वन आ जाएगा। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू भी, कैपिटल ए की वैल्यू भी है,
स्मॉल ए की वैल्यू भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, ये देखें 0.8%, ठीक है। मैं यहाँ 2 दफ़ा लिख दूँगा, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है, +2, ठीक है। फार्मूले के अंदर 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 0.2। अब देखें ज़रा, यहाँ 2a है ना, ये देखें, ये इन दोनों ए की वैल्यू आई थी 0.4। अगर ए के की वैल्यू मैं निकालूँ तो वो 0.2 आ जाएगी, दोनों की 0.2 आ जाएगी 0.4। तो यहाँ आ गया 0.2, अब प्लस आ गई है। अब यहाँ देखें, दोनों जो हैं वो स्मॉल ए हैं, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। अब इस सारे का जो है वो आप हम इसके कैलकुलेशन करें तो ये 8 इंटू 8 कितना हो गया 0.64 प्लस ये आपके पास आ जाएगा, अगर इसको आप कैलकुलेट करें 0.8 प्लस 2 प्लस 0.8, ये आपके पास आ जाएगा 0.32। सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा 0.2 इंटू 0.8, और ये 8 और ये 16 और ये 2 32 हो गया, 0.32 आ जाएगा आपके पास, प्लस 0.2 इंटू 0.2 कितना आ गया 0.4। अगर इस सब को आप कैलकुलेट कर लें तो ये 1 के इक्वल चला जाएगा। लें जी, ये बिल्कुल फाइनल चीज़ आपके सामने है, आप इसको आंखें बंद करके कैलकुलेट कर लें तो ये 1 के इक्वल चला गया है। हैंस वी प्रूव इट, p प्लस क्यू इज इक्वल 1। नहीं जी, वाकई ही हमने प्रूफ कर दिया कि p प्लस क्यू इज इक्वल 1 के इक्वल है। हमने आंखें बंद करके तो नहीं किया, वैल्यूज पुट करके किया है। हमने यहाँ जो चीज़ देखी थी p प्लस क्यू इज इक्वल 1, तो ये वाकई ही 1 के इक्वल है। उसके बाद ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर भी मैं बता चुका हूँ आपको। ये थ्योरम आपका कंप्लीट है, इसको बहुत अच्छे से आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर यही जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी और एलीलिक फ्रिक्वेंसी यही बच्चों को तंग करती है। और दूसरा ये स्टेटमेंट है, वर्डिंग इसकी टफ है, बच्चे कहते हैं कि समझ नहीं आती। नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सादा सफ़े में लिखा है, इसको इसी तरह याद कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।